Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I am back after a very long time with a very interesting topic from the subject History Modern India. Let's jump right into the topic. So our topic is Doctrine of Lapse. I know सबको लगता है यार ये टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, समझ में कम आता है. बहुत बेसिक टर्म्स में मैं बताती हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स होता क्या है. बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोला था जो भी इंडियन रूलर्स के पास नेचुरल एयर नहीं है, मतलब सन नहीं है, उनकी टेरिटरी जो भी है इंडियन रूलर की वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाएगी. ईस्ट इंडिया कंपनी उस टेरिटरी को एनेक्स कर लेगा. देखते हैं पॉइंट वाइज समझते हैं. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. ओके, सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज द प्रो इम्पीरियलिस्ट अप्रोच. ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर के लिए थी वो अप्रोच, उनकी टेरिटोरियल एक्सटेंट को एक्सपैंड करने के लिए थी. तो ऑफ कोर्स प्रो इम्पीरियलिस्ट अप्रोच हो गई टू एक्सपैंड द रियल्म ऑफ ब्रिटिश किंगडम इन इंडिया. दैट इज व्हाट आई जस्ट सेड. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. अभी इसकी डिटेल्स में भी जाते हैं. द डॉक्ट्रिन इक्विप्ड विद एन आइडिया टू एनेक्स. दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड कि वो उस स्टेट को ही ले लेते थे. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स कर लेते थे. दो स्टेट्स विच हैव नो नेचुरल एयर गेट लैप्स द राइट ऑफ रूलिंग. तो रूल नहीं कर सकते थे, उनका जो राइट था रूल करने का उस स्टेट को वो ख़त्म कर देते थे इंडियन रूलर का. एंड इट विल नॉट बी रिवर्टेड बाय अडॉप्शन. तो अगर कोई इंडियन रूलर ये सोचे कि मैं एक सन अडॉप्ट कर लेता हूँ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था. इसीलिए यहाँ बोलते हैं नेचुरल एयर. नेचुरल एयर का मतलब कि खुद का बेटा होना चाहिए, किसी से अडॉप्ट किया होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं था. ऑलराइट, सो बिफोर AD 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टेड एज मियर ट्रेडर. पहले सिर्फ ट्रेडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नॉट एज सोवरन रूलर. But after it they came with the ambition to control and rule the entire region of Indian state. ये तो obvious है, everyone knows कि उनका obviously यही गोल था और यही उन्होंने अचीव भी किया था. तभी हमारे ऊपर almost 200 years तक उन्होंने रूल भी किया. राइट, सो दिस वाज स्टार्टेड विद सब्सिडरी अलायंस. पहले वो सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे एंड देन विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है हम डिस्कस कर रहे हैं सब्सिडरी अलायंस के ऊपर. वी विल मेक अ न्यू वीडियो जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे. सो इफ यू आर इन अ हरी टू नो व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस, लीव अ कमेंट in the comment section below and I'll get going and make a new video on subsidiary alliance very soon. शॉर्ट में बता देती हूँ सब्सिडरी अलायंस में था क्या. बेसिकली सब्सिडरी अलायंस में इंडियन रूलर्स को ना तो कोई और इंडियन रूलर लोकल रूलर के साथ और ना ही किसी फॉरेन पावर के साथ कोई भी अलायंस कोई भी डील करने की पावर नहीं थी. जब वो सब्सिडरी अलायंस में एंटर हो जाते थे विद ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी इंडियन रूलर, उसके बाद उनके पास ना ही खुद की आर्मी रखने की पावर रहती थी. उन्हें ब्रिटिश आर्मी को ही रखना पड़ता था अपने स्टेट में और उसको मेंटेन करने के लिए भी जितने चार्जेस जितने कॉस्ट थे वो उन्हें खुद पे करने पड़ते थे. प्लस उनके कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी रहता था. तो बेसिकली वो सोवरन जो उनकी पावर थी वो ख़त्म हो जाती थी और वो अपनी सोवरन पावर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे. बाकी डिटेल में आपको वीडियो में सब्सिडरी अलायंस मिल जाएगा. Then these policies were adopted to control all the authority of state and make it British Dominion state. So क्या करना चाहते होते थे इससे सब्सिडरी अलायंस एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट बना लेते थे. मेन कॉम्प्लिकेशन वो स्टार्टेड विद दोज इंडियन स्टेट विच हैड नो एयर. ऑफ कोर्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो यही था कि जो एयर ही नहीं है जिनके पास वो ब्रिटिश के अंडर आ जाएंगी. राइट, and according to the policy the state have lost their ruling rights because of no air. तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या. वेरी सिंपल, वेरी इजी. अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स थे जो एनेक्स किए गए थे बाय लॉर्ड डलहौजी बाय अप्लाइंग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ओके, फर्स्ट वन द स्टेट ऑफ सतारा इन 1848. स्टेट ऑफ सतारा नाना साहेब थे उस टाइम पे जो अडॉप्टेड सन थे लास्ट मराठा पेशवा के बाजीराव टू के. तो क्योंकि वो अडॉप्टेड सन थे तो ब्रिटिश एम्पायर ने बोल दिया था कि अब नाना साहेब को नहीं मिलेगा मराठा किंगडम और वो सारा का सारा ब्रिटिश जो है वो एनेक्स कर लेंगे. देन जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बहत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853. यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके भी अडॉप्टेड सन को वो देना चाहती थी झांसी का किंगडम, बट ब्रिटिश ने अगेन मना कर दिया था बिकॉज ही वॉज द अडॉप्टेड सन सो ही वुड नॉट गेट दैट स्टेट. नागपुर 1854. These are the states that were annexed by Lord Dalhousie. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टेट्स एनेक्स की गई थी, बहुत स्टेट्स एनेक्स करी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंडर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. These are the states that were annexed by Lord Dalhousie by applying doctrine of lapse. Okay.
सो क्योंकि इतनी सारी स्टेट्स को उन्होंने एनेक्स किया था और इंडियन रूलर्स को ऑफकोर्स इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्योंकि वो अपना एयर खुद नहीं चूज कर पा रहे थे, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज वन ऑफ द वेरी मेजर अंडरलाइंग रीजंस, फैक्टर्स that led to the revolt of 1857. The revolt of 1857, which is quite famous, which we call as our first war of independence, उसके पीछे one of the very big reasons जो था वो एक ये doctrine of lapse भी था. Alright, so let's look at the key points of doctrine of lapse. This was not introduced. Now this is very very important. I want you to remember this. This was not introduced by Lord Dalhousie. उन्होंने एनेक्स किए थे बहुत स्टेट्स इसके अंडर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर, बट दिस वाज not introduced by Lord Dalhousie. It was devised by the Court of Directors of the East India Company as early as 1847. Lord Dalhousie 1848 में गवर्नर जनरल बनते हैं इंडिया के, उससे पहले नहीं है, तो 1847 में ही आ गई थी ये पॉलिसी, बट द पॉलिसी वाज यूज्ड फार मोर एक्सटेंसिवली बाय हिम. उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस पॉलिसी को यूज़ किया था, इसीलिए लॉर्ड डलहौजी का नेम एसोसिएट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ. बट ही वाज नॉट द वन टू इंट्रोड्यूस दिस. रिमेंबर दिस, ही एक्सपैंडेड द टेरिटोरियल रीच ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी यूजिंग दिस पॉलिसी. ऑलराइट, पॉलिसी टू एक्सपैंड ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया ऑन बेसिस ऑफ प्रो imperialistic approach that we have already discussed. State must be handed over to British if they have no heir or ruler. Right? Adoptions of child were not accepted for heir. Right? Policy was not in support to give title and pension to adopted child of rulers. So rulers के जो भी adopted child होता था, जो भी son होता था, उनको ना ही उनका टाइटल मिलता था और जो भी उनकी पेंशन होती थी वो भी उन्हें नहीं दी जाती थी अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अडॉप्टेड हेयर वुड इनहेरिट ओनली दी पर्सनल प्रॉपर्टी. अब अगर कोई रूलर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, टाइटल, पेंशन और उनकी जो ऑफिशियल प्रॉपर्टी है, उसके अलावा जो भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी वो उन्हें मिलती थी. वुड इनहेरिट लिखा है, अडॉप्टेड हेयर को सिर्फ वो मिलती थी. जैसे नाना साहेब को बाजीराव टू की जो प्रॉपर्टी मिली थी, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो यूपी में थी, उन्हें वो दी गई थी, बाकी उन्हें मराठा एम्पायर जो स्टेट था वो नहीं दिया गया था. Ended the title and pension. Okay, this challenged the Indian rulers' long-held authority to appoint an heir of their choice. तो जो खुद की एक चॉइस होती है, इंडियन रूलर्स की जो खुद की एक चॉइस होती थी, जो बहुत सालों से चलती आ रही थी कि वो खुद अपॉइंट कर सकते थे, खुद चूज कर सकते थे, वो रिजेक्ट हो गया था, वो चैलेंज हो गया था इसके अंडर. तो वो खुद से ये नहीं कर सकते थे. नाउ लेट्स लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. मेनी इंडियन स्टेट्स lost their sovereignty, right? Of course sovereignty तो चली गई and became British territories. This led to a lot of unrest among the Indian princes. That is quite obvious कि ये होगा ही, unrest होगा ही. A lot of people were unhappy with the illegal nature of this doctrine, and this was one of the causes of the Indian revolt of 1857. This we have already seen so far, that doctrine of lapse was one of the major causes for the Indian revolt of 1857. Now Nana Sahib and Rani Jhansi Bai का यहाँ पे पूरा केस है, वो देख लेते हैं. अगेंस्ट दिस, बिकॉज फॉर्मर्स पेंशन वाज स्टॉप्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर हिज फॉस्टर फादर डाइड. तो नाना साहिब की बात हो रही है यहाँ पे कि जब बाजीराव टू जो उनके फॉस्टर फादर थे, मतलब वो अडॉप्टेड सन थे, तो फादर को बोलते हैं फॉस्टर फादर थे. जब वो मर गए थे तो उनकी जो पेंशन थी वो स्टॉप कर दी गई थी नाना साहिब के लिए. एंड रानीज अडॉप्टेड सन वाज डिनाइड द थ्रोन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. तो रानी झांसी बाई की जो सन थे उनको थ्रोन देने से मना कर दिया गया था अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नाउ डलहौजी रिटर्न टू ब्रिटेन इन 1856. वो 1856 में वापस चले गए थे डलहौजी. वो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल थे इंडिया के. 1856 में वो वापस चले गए और रिवोल्ट हो गया 1857 में. तो इसलिए बोला जाता है कि दैट हिज गवर्नेंस वाज वाइडली क्रिटिसाइज्ड एंड वन ऑफ द कॉजेज फॉर द रेबेलियन. इसलिए बोला जाता है जो उनका गवर्नेंस था दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस रिबेलियन ऑफ 1857. अब देख लेते हैं साथ के साथ कि लॉर्ड डलहौजी ने और कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आए थे फ्रॉम 1848 टू 1856. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी उनके आते के साथ ही, गवर्नर जनरल जब वो बने थे. देन द एनेक्सेशन ऑफ लोअर बर्मा इन 1852. इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट. देन वुड्स डिस्पैच 1854. लेइंग डाउन ऑफ फर्स्ट रेलवे लाइन connecting Bombay and Thane in 1853. This is very important. Remember this. He was the Governor General
when first railway line was laid down between Bombay and Thane, and establishment of PWD, that is Public Works Department. Now, this is all you needed to know about doctrine of lapse. We have covered everything that was required for your competitive exams point of view. फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल रहेगा क्वेश्चन आपके लिए ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ. और whatever the correct answer is, leave that in the comment section below. Don't forget to write the correct answer there. Okay? Consider the following statements regarding doctrine of lapse. The doctrine stated that the adopted son could be the heir to his foster father's private property, but not the state. पता चल रहा होगा आपको यहाँ से कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है. लॉर्ड डलहौजी वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दिस डॉक्ट्रिन. आई गेस आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा अब ये क्वेश्चन, बट अगर मैंने ये पूरा आपको समझाने से पहले क्वेश्चन दिया होता तो आई एम 100% श्योर कि इसमें 70 to 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आंसर रॉन्ग कर कर आते. दैट आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ. बट नाउ दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी फॉर यू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट बताना है, नॉट द इनकरेक्ट वन. करेक्ट, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बहुत ईजी है इसका आंसर. सो कमेंट में लिखो फटाफट कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. ऑलराइट, एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. एंड इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू हिस्ट्री और एनी अदर सब्जेक्ट्स, जस्ट लीव अनदर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल गेट गोइंग ऑन दैट. दिस इज मी, आई एम अर्पिता गोयल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो गिव इट अ थम्स अप, बिग थम्स अप. सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोज सो दैट यू कैन रिसीव नोटिफिकेशंस रेगुलरली, एंड ऑफ कोर्स शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. One more thing I want to point out here, we have an app. So go download that app if you haven't downloaded that app yet. उस app पे हम daily questions डालते हैं for your prelims आने वाले हैं, तो of course it is very important for you to practice. वहाँ पे हमारे छोटे छोटे कोर्स के modules हैं that you can buy and that you can have a look at. There are a lot of free materials, free videos and free notes available for you. इस वीडियो के notes भी आपको app में मिल जाएंगे. So what are you waiting for? Go download the app now. I'll see you in the next one. Bye bye.